नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। एक तरफ स्कूली बच्चे पुस्तकों की कमी को लेकर छात्रों ने शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर विधानसभा का घेराव करने सड़क पर उतरा है, तो वहीं कुछ दिन पहले पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें कबाड़ में मिली। पुस्तकों का कबाड़ में मिलना और बच्चों का पुस्तकों की कमी को लेकर सड़क पर उतरना, सब गोलमाल नजर आ रहा है। प्रदेश में पुस्तकों की कमी और शिक्षा बदहाली पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। उन्होंने बताया कि जेईई की तैयारी करने के लिए प्रयास विद्यालय में एडमिशन लिया गया, लेकिन छात्रों को ना तो किताबें मिल रही है, ना तो किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। स्कूल में स्मार्ट क्लास के प्रोजेक्टर्स महज दिखावे के लिए लगाए गए हैं, इनमें अधिकांश काम ही नहीं करते। इन सभी समस्याओं को लेकर छात्रों ने नो फैसिलिटी नो स्टडी का पोस्टर दिखाकर प्रदर्शन किया था। वहीं कुछ ही दिनों पहले कबाड़ में पुस्तक मिलने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें कांग्रेस पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने छापा मारा और इसका खुलासा किया था। शिक्षा को लेकर प्रदेश में ऐसा हाल देखते हुए विपक्ष का भी निशाना साधना लाजमी है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, विष्णुदेव साय इसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए मैं पिछले समय जब गया तो यही बोला कि 6 महीने में समीक्षा करूंगा। अरे अपने विभाग का समीक्षा कर ले, ये पुस्तक आपके विभाग का है भाई। वो जगह जगह पड़े हुए मिल रहे हैं, बच्चों को नहीं मिल रहा है और कबाड़ के रेट में बिक रहा है। और कुछ तो शर्म करो, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करो। ये विष्णुदेव साय जी कहना चाहते हैं। वहीं इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देखिए, सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और हम इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा बदहाली एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शिक्षा को लेकर अनेकों प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार शिक्षा को लेकर किए वादों को कब तक पूरा कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट। एक तरफ जहां बच्चों को पुस्तकें नहीं मिल रही हैं और दूसरी तरफ वही पुस्तकें कबाड़ में मिलती नजर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। गोपाल सामंतो जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज़ पर। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल गोपाल सामंतो जी आपसे ही है, क्योंकि सरकार आपकी है तो सवाल भी आपसे ही जायज बनता है। एक तरफ जहां बच्चों को पुस्तकें मिल नहीं रही हैं, दूसरी तरफ वही पुस्तकें हम देख रहे हैं कि कबाड़ों में मिल रही हैं। आखिर ये खेल क्या चल रहा है, क्या गोलमाल है? बच्चों को अपने अधिकार, अपनी पुस्तकों के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है, विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति नहीं है कि बच्चों को पुस्तक के लिए घेराव करना पड़ रहा है। प्रयास स्कूल के जो बच्चों ने अपनी मांग रखी, देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको अपनी मांग रखने की छूट रहती, और जो किताब उनके एक विधायक जगह जगह घूमकर दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो किताब कई पुराने वर्षों के हैं, पुराने सिलेबस के। कई बार सिलेबस भी बदलती है, सिलेबस के हिसाब से किताबों का भी परिवर्तन होता है। और इनकी सरकार जब रही है, इनकी सरकार में कई सिलेबस को थोड़ा मरोड़ा गया था, और जिसको ये अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बोलते हैं, आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद इंग्लिश स्कूल, उसमें जो किताबें बनी थी और जो किताबें प्रिंट हुई थी, वो एकदम अक्षर अक्षर ट्रांसलेटेड किताबें थी। तो ऐसे कुछ किताबों को ऑब्सोलेट किया गया, ऐसे कुछ किताबों को चलन से बाहर किया गया। वैसे कुछ आउट ऑफ सिलेबस की किताबों को ये दिखाकर बार बार आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की ऐसी मंशा हमेशा रहती है कि कुछ एक गलत फहमियों को क्रिएट किया जाए या भ्रम की परिस्थिति पैदा किया जाए और उस भ्रम से राजनीतिक लाभ दिया जाए। ये अगर आप देखेंगे तो केंद्र से लेकर राज्य में हर तरफ केंद्रीय नेता, इनके राहुल गांधी से लेकर राज्य के
ब्लॉक अध्यक्ष तक के भ्रम फैलाने का ही काम करते हैं और भ्रम के माध्यम से ये राजनीतिक साजिश रचने का काम करते हैं। जो शिक्षा व्यवस्था आज इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ 1,72,078 शिक्षक छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। इनके 5 साल में एक शिक्षकों की भर्ती हुई हो तो बता दें, इस 1,72,000 में इनकी कितने योगदान, चाहे पुरानी इनकी जोगी सरकार, चाहे इनके भूपेश बघेल की सरकार, इस 1,72,000 में एक नंबर भी अगर ये गिना पाए तो ये बोल दें कि शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने काम किया है। 2 बार इन्होंने विज्ञापन निकाला, 2 बार विज्ञापन को कैंसिल किया। ये सरासर भ्रम फैलाने वाली परिस्थिति बनाना चाहते हैं और उसी के बल पे राजनीति करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास। ठीक है सत्य प्रकाश जी, अब बच्चों को आगे किया जा रहा है राजनीति में, उनके कंधे पर बंदूक रख करके आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। गोपाल सामंत जी को सुन रहा तो ये गोपाल सामंत जी की दिक्कत नहीं है, ये उनकी समस्या नहीं है। बीजेपी, मैं प्रदेश बीजेपी बात कर रहा हूँ, प्रदेश सरकार की, प्रदेश की बीजेपी के जितने भी तमाम नेता है, कार्यकर्ता है या सरकार में जो लोग बैठे, सभी की समस्या है। खुद पिछले 10 महीने कोई काम गिना नहीं पा रहे हैं कि 10 महीने कुछ एक ऐसा पत्थर की लकीर चीज जो कि हमने ऐसा लकीर चीज एक कोई मिटा सकता उसको, तो पूर्ववर्ती सरकार का आरोप लगा लीजिए, भाई आपको सत्ता मिल गया, आपको काम करना है, हमने क्या किया क्या नहीं किया जनता ने देखा है। ये महत्वपूर्ण बात है ना, आपको सत्ता है, आपको काम करना है। देखिए इन्होंने बात की, देखिए आपको योगी मैं बताऊंगा, बहुत गर्व तुम्हें बताने में भी 2018 के बाद पहली बार हुआ तो 70 लोग शिक्षक मिले थे, 15 साल शिक्षक कर्मी मिलते थे, ये बात कर रहे हैं ना। देखिए इनके हालात के 15 साल लेकिन है तो शायद गोपाल जी को याद नहीं होगा। बस्तर की मैं बात करूँ, बस्तर में जहाँ पे 2 विकासखंड में 2014 में कैसे पहुंचे थे, किससे पहुंचे थे, शिक्षा नहीं था वहाँ शिक्षक क्यों नहीं था। 300 स्कूल एक दिन में बस्तर क्षेत्र में बंद किए, छत्तीसगढ़ में 3,000 स्कूल बंद किए और अभी भी आपको मालूम होगा युक्ति का जो नियम लेके आया था, जो वापस बैकफुट पर सरकार में जाना पड़ा था, वो क्या है, वो भी वही है। आप बात करते हैं घोषणा पत्र में क्या बोला, 1 लाख शिक्षकों को भर्ती करेंगे और आप युक्तिकरण लेके आ रहे हैं जिससे मुश्किल से 20,000 नहीं भर पाएंगे। आप 80,000 शिक्षकों या 80,000 युवाओं की नौकरी पहले खाने का काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर वही है। देखिए इनके नेता को बच्चे कहाँ पढ़े सब ठीक है, मगर 15 साल में देखिए महत्वपूर्ण की बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगा, 15 साल में कभी भी रमन सिंह जी या तमाम के नेता क्यों नहीं सोचे आत्मनिर्भर स्कूल छोड़ दीजिए। आपको उसके अंदर गलती कितनी मिल रही होगी, आपको उसके अंदर भ्रष्टाचार दिख रहा होगा, वो छोड़ दीजिए। मगर एक चीज तो हमने रखी ना, जो 15 साल में सोचा भी नहीं था कि भाई आदिवासी का बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, मजदूर के बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, या गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए। आपने 15 साल में सोचा क्या, हमने सोचा ना उसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं, आपकी सरकार को ग्रुप कीजिए, आगे बढ़ाएंगे। मगर हम जहाँ पे गेम चेंजर है, यहाँ पे नेम चेंजर है, जैसे नाम बदलने का काम कर रहे हैं। इससे बोले हमने आत्मा स्कूल लेकर आए, हमने शिक्षकों की भर्ती की, 11,000 शिक्षक की नियमित भर्ती हुई, 14 शिक्षक की प्रक्रिया चल रही, चुनाव वगैरह उससे पहले आपको मालूम होगा 2-2.5 साल तो कोरोना और इस समय चला गया था, वो हुआ 33,000 शिक्षकों की जो प्रक्रिया थी वो हमने ही लागू की थी, जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की, वो भी अभी कहा ठंडे बस्ते में। और एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहिए, देखिए इन्होंने बात की शिक्षा, ये छात्रों की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए प्रयास की बात आपने जैसे कर दी, प्रयास का मामले देखिए, शिक्षा जो छात्रावास है वहां भी दुष्कर्म हो रहा है, डीपीएस स्कूल में दुष्कर्म हो रहा है, इनके कार्यकाल में दुष्कर्म होते हैं, हमारी कार्य को भूला नहीं है 15 साल में, इनके कार्यकाल में स्कूली का तो दुष्कर्म होते हैं और इन्हें कहीं ना कहीं आरोपित बचाने में लगे रहते हैं। ये दिखता ना, आज बच्चों को अपने हक के लिए सड़क उतरना पड़ रहा है, 5 लड़का हुआ के उतरना पड़ा, बल्कि 5 साल में ये हुआ था कि आत्मनिर्भर स्कूल अच्छी गुणवत्ता शिक्षा मिली कि मेरिट लिस्ट पे 10 मेरिट लिस्ट पे 7 से 8 बच्चे आत्मनिर्भर स्कूल के होते थे। तो ये क्यों हुआ, हमने कारण बोला ना 15 साल में क्यों सोचा कि हमने काम किया है, ये दिखा है। चुनाव हार भी बहुत सारे विषय होते हैं और हमने काम करके दिखाया, गुणवत्ता हुई है, बढ़ी है गुणवत्ता। आज अपने स्कूल वाले सोचना पड़ रहा है, इनको भी सोचना पड़ रहा है कि किस तरह सुधार लेके आए, तो हमने करके दिखाया ना। इससे बोलो आज हालात ये कि बच्चों को सड़क उतारना पड़ रहा है, बच्चों को अपना हक मांगना पड़ रहा है, ये हालात हो गए। रोजगार और ये तमाम चीज छोड़ दीजिए, ओपी चौधरी जी का बयान तो सबने देखा था, जो वो युवा जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो शिक्षा खत्म कर चुके उनको बोले नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो ये तमाम चीजें जनता देख रही है कि हमारे साथ सिर्फ ठगा गया अपने 7 महीने में, कि ना नौकरी मिली है, ना पढ़ाई मिली है, ना शिक्षक मिल रहे हैं। शिक्षक मामले पर धमकी दी जाती है, वो वीडियो हमने देखा है, जेल में डालने वाला वीडियो हर किसी ने देखा है। शिक्षक के मामले पर जेल में डाल देंगे, वो रोती हुई बच्ची का वीडियो हम सबने देखा, वो किस तरह से बिलक बिलक के रो रही थी। ये हालात उन्होंने कर दिए प्रदेश के 10 महीने के अंदर। ठीक है नागेंद्र वर्मा जी, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि एक तरफ जहां किताबों का अकाल पड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ किताबें कूड़ेदान में मिल रही हैं, कबाड़ में मिल रही हैं, और गोपाल जी कह रहे हैं कि दरअसल उसमें कुछ फेरबदल हुए थे। अगर कुछ फेरबदल हुए थे
तो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रेम प्रकाश जी को सस्पेंड क्यों कर दिया गया? सरकार ने कार्रवाई क्यों की? देखिए, ये पूरी वस्तु स्थिति को इस प्रकार समझिए कि प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार अभी मुख्यमंत्री, और ये एक बदलता हुआ मुझे परिदृश्य नजर आ रहा है। अगर किताबें कूड़े में मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि अब प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा संकेत मिलने जा रहा है। शिक्षा विभाग जो पूरी तरीके से खास तौर पे सप्लाई में किताबों के मामले में एक तरीके से दलालों के अधीन हो गया है, अब उसमें बदलाव आएगा, एक आधिकारिक कसावट नजर आएगी। हो क्या रहा है, आप इसे इस प्रकार समझिए कि राज्य कार्यालय प्रदेश में स्कूल शिक्षा के और मंत्रालय में बैठे अधिकारी, उनका जो किसी भी तरीके से समन्वय स्कूल के सुदूर क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, जिला कार्यालय है, उनसे बिल्कुल नहीं है। आमतौर पे ये इंडेंट होना चाहिए कि स्कूलों में दर्ज संख्या कितनी है और उस हिसाब से किताबें वहां पर पहुंचनी चाहिए, और इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 5% का फर्क होना चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। बल्क क्वांटिटी में किताबें दलालों के द्वारा भेज दी जाती हैं उन क्षेत्रों में जहां उसकी जरूरत है ही नहीं, और उस पर भी दर्द ये है, उसका दुख ये है कि वो किताबें उन बच्चों को बचती भी नहीं है, और उन स्कूलों के जो प्रबंधक हैं, जो उनके प्रभारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको भी पता नहीं होता कि ये किताबें कब रात को आके उनके स्कूल के कक्ष में गलत तरीके से डंप कर दी गई है, बोरे में, पैकेट में बंद, उनको भी पता नहीं होता क्योंकि कहीं कोई समन्वय नहीं है। अब ये सारी चीजें, चूंकि ये पूरा मामला अब स्कूल शिक्षा विभाग का मुख्यमंत्री के पास है, तो स्वाभाविक रूप से ये परत दर परत ये भ्रष्टाचार की कलाई खुलती चली जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक सुखद संकेत है कि अब इस सिस्टम में भ्रष्टाचार खत्म होने जा रहा है, दलाली प्रथा खत्म होने जा रही है, और इसको अब समझिए आगे चल के ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी तो इसमें जो जिम्मेदार हैं, जवाबदेह लोग हैं, वो बेनकाब होंगे, और ये पूरा तंत्र एक लंबे समय से कॉकस जो था छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के नाम पे, चाहे वो ड्रेस की सप्लाई हो, साइकिलों की सप्लाई हो, चाहे किताबों की सप्लाई हो, वो हर तरीके के सिस्टम में काबिज थे और उन्होंने हर जगह गड़बड़ी मचा के रखी है। अभी जब ईमानदार अधिकारी जब आंकड़ों को मांग रहे हैं उन जगहों से, तो वो आंकड़े भी आज भी नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री जो है खुद पहल कर रहे हैं और सारे तौर पे इन सारी चीजों को, और अखबारों की भी सुर्खियां बन रही है, बावजूद इसके सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो इन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसीलिए इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि वो तमाम लोग इसमें बेनकाब होने वाले हैं जो इसके जिम्मेदार हैं लंबे समय से। बिल्कुल, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं कि तमाम लोग बेनकाब होने वाले हैं, लेकिन कौन कौन बेनकाब होगा, बहरहाल वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। गोपाल जी, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। बहरहाल एक सुखद संकेत बताए जा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं नागेंद्र जी, इनकी तरफ से कि ये सुखद संकेत है, जो लंबे समय से जो लंबा ये भ्रष्टाचार का जो काला साम्राज्य हम कह सकते हैं स्थापित था, वो खत्म होने के संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है राज्यों में, केवल छत्तीसगढ़ की बात हम नहीं कर रहे हैं, देश के प्रत्येक राज्य में हम इनको नक्सली कह सकते हैं। शिक्षा माफियाओं जैसे लोग नाम दिए हैं, ये शिक्षा नक्सली हैं, ये बच्चों को किताब नहीं दे पाते हैं। और अन्य कई राज्यों में जो स्कूल हैं, जो शिक्षालय हैं, उनका जो टाई अप होता है बाज़ारों से, जिन दुकानों से, उन दुकानों में इतनी महंगी किताबें पुस्तकें मिलती हैं, बावजूद इसके वो पुस्तक उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। बहरहाल, लेकिन छत्तीसगढ़ की जब हम बात कर रहे हैं, गोपाल जी, बड़ा सवाल उठ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इन पुस्तकों में बदलाव की ज़रूरत थी, बदलाव किए गए थे, और इस वजह से इन पुस्तकों को कबाड़ खाने में हम लोगों ने देखा। लेकिन फिर अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों कर रही है सरकार? अगर ऐसा था तब तो फिर कोई बात ही नहीं थी, सफाई देनी चाहिए सरकार को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी इस पर एक सीधी से। इसके जो प्रवक्ता थे, आप जो मुद्दे पे आज डिबेट कर रहे हैं, उस मुद्दे पे वो कुछ भी नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? उसका बहुत बड़ा कारण है। 2019 में इनके सरकार के रहते रहते 80 करोड़ का किताब छपवाया गया, 80 करोड़ रुपए बिना जरूरत, बगैर जरूरत की किताब छापे गए थे। मैं यही आपको न्यूज दिखा रहा था, और उसमें एक रोचक जानकारी देता हूं। एक राजा राम प्रिंटर्स रायपुर के, उसको बिना काम के 8 करोड़ 20 लाख का भुगतान भी कर दिया गया था।
80 करोड़ का किताब इन्होंने छपवाया था बिना जरूरत के। इनके तत्कालीन अध्यक्ष थे पाठ्य पुस्तक मंडल के, पाठ्य पुस्तक निगम के शैलेश नितिन त्रिवेदी। ये उनका बयान है कि मैं 6 दिन के अंदर कार्रवाई करूंगा। 4 साल बिताए, 80 करोड़ का माल हजम कर गए, 80 करोड़ की किताब छपवा डाले और बिना जरूरत की किताब छपवा के उन्होंने स्कूलों में अलग अलग कमरों में बंद करके स्टोर कर दिया। ये जो आज किसी पे कार्रवाई हुई है तो इस कार्रवाई का कारण भी यही है कि वहां पे पुरानी किताबें क्यों रखी हुई थी, पुरानी गैर वाजिब किताबें, और 100 करोड़ का घोटाला किया था, लगभग 100 करोड़ का। ये छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है। पाठ्य पुस्तक निगम में 1-2 अधिकारी मिलकर रातों रात 80 करोड़ का चेक काटे थे और उस चेक काटने के बाद उस अधिकारी के घर, उस नेता के घर में नई गाड़ियां खरीदी गई थी। ये किसी से छुपा नहीं है छत्तीसगढ़ में। आज इससे पूछिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस। ये जो प्रयास स्कूल का भी नाम ले रहे हैं वो किसके कार्यकाल में खुला है? तो मैं दोबारा पूछता हूं, इनके कार्यकाल में एक शिक्षक रखा गया हो तो बताएं। इनके कार्यकाल में एक नया स्कूल बिल्डिंग इन्होंने रंग रोगन करके आत्मानंद का नाम दिया। इनके स्कूल के पूरे स्कूली बजट में नए स्कूल बिल्डिंग का कहीं प्रावधान नहीं था 5 साल में। अभी आप ये पूछेंगे तो तुरंत ये कोविड का रोना शुरू कर देंगे कि 2 साल कोविड था, इसलिए हमने भर्ती नहीं कर पाई, इसलिए हमने स्कूल बिल्डिंग नहीं बना पाए, इसलिए हमने कुछ नहीं कर पाया। तो ये 100 करोड़ का किताब क्यों छपवाए भाई साहब? अगर आप कोविड में कुछ नहीं कर पाए तो 100 करोड़ का किताब क्यों छपवाए थे? किसी भी गूगल में आप एक लाइन डालिए पाठ्य पुस्तक घोटाला 2019 छत्तीसगढ़, आपको पूरा का पूरा घोटाला सामने आ जाएगा। 100 करोड़ की किताबें छपवा के अलग अलग स्कूल में इन्होंने डंप कर दिया गया था। और इनसे ये पूछेगा कि ये राजा राम प्रिंटर कौन है? ये रायपुर में राजा राम प्रिंटर कौन है जिसको बिना काम के, बिना वर्क ऑर्डर के 8 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान हुआ था 2019 में। पाठ्य पुस्तक पर बात करना है तो तथ्यों के साथ आइए, सच बोलिए, सच बोल के आप सामना करिए हमारा। सत्यप्रकाश जी, ये नेक्सस तो आप चला रहे थे जिसे तोड़ने की अब बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है और काम कर रही है, कहा जा रहा है। बोली पर ठंडा पानी चाहिए, कहाँ से आंकड़े ले आते फर्जी। देखिए एक बात मैं बोलूंगा, तथ्य की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी तथ्य की बात करते बहुत पीड़ा होती है उनके हालात देख के। उनके विशेष तथ्य पे कभी बात नहीं करता, मंगलसूत्र मछली मटन की बात कर रहे हैं, तथ्य बात कहाँ से आप करोगे? बात समझे आपको कि बीच ही वही है बिना तथ्य की बात करने की। ऐसे बोलूँ देखिए बात की घोटाले की उस समय की, उस समय शैलेश नितिन त्रिवेदी पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर चैलेंज दिया था कि आइए जो करना जांच करना, जिसके इंटेलिजेंस बुलाना बुला दीजिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने टेंडर का हवाला किया था। जो टेंडर हुआ, किसी व्यक्ति ने जो कंपनी वो जयपुर से फाइल किया, एक व्यक्ति ने दिल्ली से फाइल किया, एक यूपी के किसी शहर से फाइल किया, अलग अलग जगह से फाइल हुआ था और अलग अलग आईएससी नंबर था, जो कंप्यूटर का जो आईएससी नंबर रहता है। तो ये सब में भ्रामक बातें और ये सब मैं उस पर जानी चाहूँ। प्रिंटर की बात उसमें मैं बता देता हूँ। प्रिंटर कौन है? ये तो शायद पल्प नहीं होगा, इन्हीं के बड़े नेता पूर्व मंत्री जो बेचारे मंत्री नहीं बन पाए, उन्हीं के आसपास के लोग ही है। इससे पूछिए था, पता कर ले कौन प्रिंटर है। दूसरी क्यों उनको क्या वो काम क्यों मिलता था, क्यों होता था 2018 से पहले और उसके बाद क्यों नहीं मिला, ये सब चीजें पहले पता करके ये लेके आता था। उसके बाद बात करेंगे। किताबों की मैं बात कर लेता हूँ। किताब में मैंने बात की है भाई साहब, वो छपी नहीं थी, सुविधा देनी इस कार्यकाल में थी और ये कार्यकाल आपका था, तो किताबें क्यों बंद रहेगी? आप और सबसे देखिए बहुत ही आवश्यक चिंता ये जिसकी मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है, मतलब मुख्यमंत्री जी पास विभाग होने के बावजूद भी हालात हो रहे हैं कि बच्चों को नुकसान को करना पड़ रहा है, बच्चों को अपना हक मांगना पड़ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पर्चे फैला के बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ 2000 वोट करता किसी सरकार। अब ये बात करते हैं कि स्कूल की बात, अरे योगेश जी मैं बहुत गर्व के साथ बताया तो स्कूल छोड़ दिया, स्कूल की मेडिकल बहुत बनाई है, मैं मेडिकल कॉलेज बता देता हूँ। 2018 में इससे पहले सिर्फ एक कमरे में अमृतसर का मेडिकल कॉलेज चलता था। गोपाल साहब बोलते तथ्य पूछ के आइए, तथ्य जो आप बोलते ना तथ्य पहले पता करके आइए। हमने उसकी नींव भी दी, हमने बिल्डिंग खड़ी की, उसमें इलाज भी हुआ, उससे बच्चे पढ़ गए। हमने करके दिया, ये तो एक बिल्डिंग में चला देते मेडिकल कॉलेज चला देते, एक बिल्डिंग में, एक कमरे का बिल्डिंग में, एक कमरे का अंदर। तो हमने काम किया है, यही तकलीफ इनको हो रही है। मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, यही तकलीफ हो रही है, इनसे संबंध नहीं रहा है। तो एक बार फिर ये कर रहे हैं, उन्होंने किया, पिछले सरकार ने किया, हम नहीं कर रहे, पिछले सरकार ने किया, इससे नहीं होता है। सारे हम जांच नहीं करेंगे, आप सरकारों में काम कीजिए, आप काम कीजिए, जनता को दिया काम करने के लिए मौका दिया, इसका फायदा उठाइए।
सिर्फ कांग्रेस करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। और लाभ जनता को कभी मिलता है काम करके, सिर्फ कांग्रेस करने से लाभ नहीं मिलता है। ये अपने पास पाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार पाने के लिए कांग्रेस को बढ़ रहे हैं। अरे आपकी सरकार है, आपके पास केंद्रीय एजेंसी है, आपने राज्य की एजेंसी जांच करा लीजिए। आपने ऐसे की सीबीआई की कराते हैं, कोई नई चीज तो है नहीं 10 महीने के अंदर, और सीबीआई कर लीजिए। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि बिना तथ्य की बात करना, सिर्फ इधर की बातें करना, अपने पास को कांग्रेस पर डालना, अपने सरकार पर डालना, उन बच्चे के भविष्य में बातचीत करना, सिर्फ राजनीति करना, जो बच्चों को राजनीति करके ये अपने राजनीति को देख रहे हैं, इससे विपक्ष का धर्म है, हर किसी के लड़ना अपना, इससे में न्याय यात्रा निकाली, हर किसी के लड़ते रहेंगे, चाहे युवा हो, बच्चे हो, महिला हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, हर किसी के हक के लिए, हर किसी के सम्मान के लिए, हर किसी को हक दिलाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और इस सरकार को जगा के रहेंगे, इस सरकार को भूमि सरकार को सुनना नहीं चाहती है, उसको जगा के रहेंगे, सुनना पड़ेगा, ठीक है, जगाएंगे, सुनना पड़ेगा। बच्चों की बात है, भविष्य की बात है, छत्तीसगढ़ के भविष्य की बात है, छत्तीसगढ़ के भविष्य जो है नौजवान है उनकी बात है, इसलिए हमको जो करना पड़ेगा करेंगे। हमारे कोई चलिए, अब दोनों लोगों का आरोप प्रत्यारोप है, दोनों लोग कह रहे हैं कि हमने काम किया। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसे दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के छात्रों को। नागेंद्र जी, सबने तो काम किया है, फिर काम किया है तो ये नाकामी किसकी है? सवाल तो यही उठ रहा है। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है बीजेपी पर, बीजेपी भी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो फिर नाकामी किसकी है? छात्रों को इस सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है? उनको दुश्वारियां क्यों झेलनी पड़ रही हैं? सबसे बड़ी परेशानी का वायस यही है कि जब ये महत्वपूर्ण मुद्दे जब होते हैं, इसमें एक राजनीतिक वाद विवाद की स्थिति हो जाती है, और इसके जो असल जिम्मेदार हैं, जो इस पूरे सिस्टम को खराब करके रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है छत्तीसगढ़ जो विकास की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है, प्रदेश अपनी एक पहचान बनाने को आतुर है। यहाँ की आम जनता बहुत सारी उम्मीदें रखती है अलग अलग राजनीतिक दलों से कि वो जब सत्ता में आती हैं तो उनके हित को सर्वोपरि रख के अपना काम काज करें, अपनी नीतियां बनाएं। लेकिन सिस्टम में बैठे हुए जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लंबे समय से कुंडली जमा के बैठे हुए एक ही जगह, सरकार किसी भी पार्टी की हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल बदस्तूर उसी सिस्टम में गलत नीतियां बना के गलत तरीके से सारी, इवन केंद्र से मिलने वाले आवंटन को भी वो बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं और पूरे का पूरा हजम हो जाता है सिस्टम के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए जो जवाबदेह लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई ना करके अगर राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते, जब उनकी बारी सत्ता पे आती है तो काम करने की जगह, या फिर पिछली सरकार में अगर गलतियां थी तो उन्हें अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए और अभी सरकार कहाँ गलती कर रही है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। पर होता इसके ठीक उलट है। और मुझे लगता है कि शिक्षा जो कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, स्वास्थ्य जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पेयजल जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इन पे तो भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और आम जनता जो है बड़ी उम्मीद लगा के मायूस होती चली जाती है और कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए और जिससे ये हमारे देश के भविष्य हैं बच्चे, और उनको उन्हीं की जो हक हैं उन्हीं से वंचित किया जाए, तो मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है और सोचना चाहिए। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ में बच्चों की किताबों पर भी सियासत शुरू हो गई है और जोर पकड़ती नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज़।